बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिराक गोरखपुरी का लिखा हुआ गज़ल पढ़ेंगे। इसमें पहले गज़ल में इन्होंने बताया है कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका गज़ल होता है, हर साल कुछ न कुछ पूछा जाता है बेटा। तो नौ रस, नए रस से, गुंचे पंखुड़ी, नौ गुंचे कलियां, पंखड़ियों की, अपनी पंखुड़ियों की, नाजुक कोमल, गिरहें गांठें, खोले हैं, खोल रही हैं। या अथवा उड़ जाने को, उड़ जाने के लिए, रंगो बू, रंग बने रंग होता है, बू का मतलब होता है सुगंध। रंग और सुगंध दोनों के बीच में योजक चिन्ह दिया गया है, यानी रंग और क्या, सुगंध। गुलशन बागीचा होता है। में पर तोले हैं, पर मैंने पंख होता है, तोले हैं फैला रहे हैं, खोल रहे हैं। कवि की जैसी मानसिकता होती है वैसा ही उसको दिखाई देता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो, इसमें भी कवि ने जो कल्पना किया वही उसको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कह रहा है कि नए रस से भरी हुई कलियां, ध्यान से देखना, नवरस गुंचे, नए रस से भरी हुई कलियां, पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, अपनी पंखुड़ी की कोमल गांठों को क्या कर रही हैं? खोल रही हैं। नए रस से भरी हुई कलियां अपनी कोमल पंखुड़ियों की गांठों को खोल रही हैं। क्या कर रही हैं? या लगाया, यानी उसने कहा कि नहीं, ये कल्पना उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे भी अधिक कल्पना क्या की जा सकती है? या अथवा उड़ जाने को रंगोबो, रंग और सुगंध नाम के दो पक्षी हैं जो गुलशन में उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, गुलशन में बागीचा होता है, बागीचे में बैठे हैं और वह आकाश में उड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? पर तोले हैं, अपने पंख को फैला रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति में कवि को ऐसा लगा कि रंग और सुगंध नाम के दो पक्षी क्या उस गुलशन से, बागीचे से उड़ जाना चाहते हैं, इसलिए वह अपने पंखों को फैला रहे हैं। ये कलियों का खिलना नहीं है। लेकिन इस गज़ल का आशय क्या होगा? आशय यह होगा कि कलियों से सुगंध जो निकल रही है वह चारों तरफ फैल रही है, उसकी मोहक सुगंध से पूरा गुलशन व्याप्त है। तो यह है आपका पहला गज़ल। देखो बेटा, दूसरा गज़ल, तारी आंखें झपकावे हैं। झपकावे हैं मैंने जबकि कब लेते हैं? जब ऊँघने लगते हैं, जब सोने लगते हैं। तो मानो पूरी रात बीतने के बाद में, पूरी रात यदि कोई जगह रहता है तो सुबह में बिना कहे ही आंखों से झपकी आने लगती है, सोने लगता है व्यक्ति। तारे झपकावे हैं अर्थात ढलती हुई रात है, पूरी रात जगने के बाद में, या तारों का मानवीकरण किया गया है, ऊपर वाले में कलियों का मानवीकरण किया गया था। पूरी चैप्टर में मानवीय अलंकार है बेटा। तारे आंखें झपकावे हैं, मानो तारे भी अपनी आंखों को झपका करके क्या कर रहे हैं? सो जाना चाह रहे हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, झपकावे हैं मैंने झपकियाँ ले रहे हैं, उनकी आंखें झपक रही हैं, अर्थात उनकी आंखें कभी खुल रही हैं, कभी बंद हो जा रही हैं। जर्रा जर्रा सोए, जर्रा जर्रा, कण कण, जर्रा जर्रा का मतलब क्या होता है? कण कण सोए हैं, प्रत्येक कण सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ उसका भी मानवीकरण कर दिया गया। कौन सोता है? कण सोते हैं? नहीं, हम और आप सोते हैं, मनुष्य सोते हैं, तो मानवीकरण है। तो ढलती हुई रात के कारण आंखें ऊँघते हुए, सोते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मानो वे अपनी आंखों को झपका रहे हैं,
पूरा कण कण सोया हुआ है, इसमें जर्रा जर्रा में क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा बेटा। तुम भी सुनो हो यारों, यारों ने दोस्तों, सबको संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे यारों, इस समय तुम भी शांतिपूर्वक यदि सुनोगे तो तुम्हें भी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? सब में, सब में रात होता है बेटा, सब का मतलब रात होता है। सब में सन्नाटे, सन्नाटा, चुप्पी, जिसमें कोई आवाज ना हो, कुछ बोले हैं, कुछ बोलता हुआ प्रतीत होता है। इस समय यदि तुम भी ध्यान से लगा करके, कान लगा करके सुनोगे तो ऐसा प्रतीत होगा मित्रों कि यह सन्नाटा भी क्या कुछ बोल रहा है, सन्नाटे भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रेमी हृदय की बात, जो आपके हृदय में होता है वही यदि शांति पूर्वक हो करके सोचते हैं तो मालूम होता है कि वातावरण से वही आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। सन्नाटे में कोई आवाज़ नहीं होती है, लेकिन हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही सन्नाटे की तरफ से क्या आवाज़ आती है। तो इन्होंने कहा कि तुम भी सुनो हो यारों, हे मेरे दोस्तों, हे मेरे यारों, हे मेरे मित्रों, यदि तुम भी ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि रात्रि में ये सन्नाटे आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उम्मीद है ये दोनों गजल ठीक हो गया होगा। तो चलो अब तीसरा हम शुरू करते हैं। हम हों, किसके लिए? कवि स्वयं के लिए कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है कि हम हों या अथवा किस्मत हो हमारी, हमारी किस्मत हो। दो, कवि कह रहा है कि चाहे मैं या मेरी किस्मत, या किस्मत का मानवीकरण कर दिया गया। किस्मत को कवि ने अपने समतुल्य कहा कि एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरी किस्मत। तो क्या कह रहा है कि हम हों या किस्मत हो हमारी, अथवा हमारी किस्मत हो, दोनों को, दोनों को ही। किसको किसको? मुझको और मेरी किस्मत को। क्या? एक ही, एक ही, एक ही, एक ही काम मिला, दोनों का कार्य तो एक ही है। जो मैं कार्य करता हूँ वही मेरी किस्मत भी कार्य करती है। क्या क्या करती है? अगली वाली पंक्ति में देखो क्या, किस्मत हमको रोले हुए हैं, किस्मत मुझको पाकर के रो रही है। मेरी किस्मत मुझको पाकर के आंसू बहा रही है, रो रही है। क्यों? कि किस बदनसीब के पास मैं आ गई कि सुबह से लेकर के शाम तक मुझे केवल रोना ही रोना आता है, हंसना मेरे जीवन में है ही नहीं। तो किस्मत मुझ पर रो रही है, अपनी आंसू बहा रही है। हम किस्मत को रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं, और मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी कैसी किस्मत है, मेरा कैसा भाग्य है कि मेरे जीवन में रोना ही। आशय क्या? दोनों ही के जीवन में क्या रोना है। कवि कह रहा है कि मेरे भी जीवन में रोना ही लिखा हुआ है और मेरी किस्मत के भी जीवन में रोना ही रोना लिखा हुआ है। तो काम तो हम दोनों का एक ही हुआ ना। जैसा मैं कार्य करता हूँ वैसा ही मेरी किस्मत भी कार्य करती है। अर्थात हम दोनों लोग सुबह से लेकर के शाम तक केवल आंसू ही आंसू बहाते रहते हैं। उम्मीद है ये भी ठीक हो गया होगा। फिर से एक बार कवि कह रहा है कि चाहे मैं हूँ या मेरी किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला हुआ है, दोनों का कार्य एक ही है। अर्थात सुबह से शाम तक हम दोनों रोते ही रहते हैं। क्या? किस्मत हमको रोले हुए हैं, किस्मत मुझको पा कर के रो रही है कि किस बदनसीबी के पास मैं आ गई, और हम किस्मत को रोले हुए हैं। मैं अपनी किस्मत को पाकर रो रहा हूँ कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक आंसू ही आंसू बहाना पड़ रहा है। नेक्स्ट
अगला, जो मुझको बदनाम करे है। कवि कह रहा है कि यदि कोई किसी की बदनामी करता है, शिकायत करता है, उपेक्षा करता है, तो उससे उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो सुन नहीं रहा है। लेकिन जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, मेरे छुपे हुए रहस्यों को सामने ला रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं, जो मुझको बदनाम बेइज्जत कर रहे हैं, काश हे ईश्वर वे इतना सोच पाते। कम से कम उनके पास, हे ईश्वर आप इतनी तो समझ दे देते क्या, कि वह इतना सोच पाते, क्या क्या सोच पाते, कि मेरा पर्दा खोले हैं। वह समझ रहे हैं कि मैं इनके छिपे हुए रहस्यों को सामने ला रहा हूँ। पर्दा खोलने का मतलब क्या होता है? छुपे हुए रहस्यों को सामने लाना। पर्दा खोले हैं, मेरे पर्दे को नहीं खोल रहे हैं, अपना पर्दा खोले हैं। वह बल्कि अपने छिपे हुए रहस्यों को सामने ला रहे हैं। आशा यह कि इससे उनकी केवल ईर्ष्या प्रकट हो रही है, ज्वेलसी प्रकट हो रही है, जलने की प्रवृत्ति सामने आ रही है, कि वह दूसरों को देख करके क्या करते हैं? जलते हैं। तो अभी अब तक तो लोग यह नहीं समझते थे कि वह जलने वाले हैं, लेकिन आज से वह 20 लोग समझ गए कि यह व्यक्ति क्या जलने वाला है, इसलिए इसको बदनाम कर रहा है, अन्यथा बदनामी की कोई बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, हे ईश्वर कम से कम वे इतना तो समझ पाते कि वह मुझको बदनाम नहीं कर रहे हैं, मेरे छिपे हुए रहस्यों को नहीं खोल रहे हैं, वह अपने अंदर छुपे हुए रहस्यों को अर्थात अपनी ईर्ष्या को प्रकट कर रहे हैं। इससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उनका जो छुपा हुआ रहस्य है वह सामने आ जाएगा। तो यह है आपका 4th। नेक्स्ट, अंतिम, ये कीमत भी अदा करें हैं। प्रेम में हर एक कीमत प्रेमी अदा करता है। तो प्रेमी हृदय की ये बात है कि ये कीमत भी अदा करें हैं। कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी को कह रहा है कि यह मूल्य भी हम चुकता करने के लिए तैयार हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं, कर रहे हैं हम। बदुरस्ती ए होशो हवास, बदुरस्ती ए होशो हवास, पूरे विवेक के साथ, पूरी सोच समझ के साथ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में पूरे ध्यानपूर्वक यह कार्य कर रहा हूँ। क्या? यह कीमत भी मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात प्रेम में समर्पण की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति जब तक हम समर्पित नहीं होते हैं, तब तक वह प्रेम नहीं है। यही कवि कह रहा है। क्या? तेरा सौदा करने वाले, तुमसे सौदा करने वाले, अर्थात हम किसी के प्रेम को उतना ही पाते हैं जितना जिसके प्रेम में मग्न होते हैं। तो कवि ने कहा कि तेरा सौदा करने वाले, तुमसे कीमत करने वाले, तुम्हारे मूल्य क्या निर्धारित करने वाले, तेरा सौदा करने वाले क्या दीवाना भी होले हैं। पूरी तरीके से क्या है? दीवाना भी है। दीवाना होने का मतलब क्या होता है? मदमस्त होना, संसार के सामने न डरना। तो कवि ने कहा कि यह, हे मेरे प्रिय, प्रेम में मैं यह कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूँ, और वह भी पूरे विवेक के साथ, पूरे सोच-समझ के साथ, कि आपका सौदा करने वाले, अर्थात मैंने आपसे सौदा किया है, आपसे प्रेम किया है। केवल प्रेम ही नहीं किया है, मैं आपका पूरी तरीके से दीवाना हूँ, अर्थात क्या? मैं मस्त हूँ। होशो-हवास। तो आज हम लोग 5 गज़ल को देख लिए। शेष 5 गज़ल को क्या वीडियो के अगले अंक में देखेंगे, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में। धन्यवाद।